नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है गणा दीक्षा आर्ट्स प्रेजेंट नाटकनामा में। कहा जाता है कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे फूजा हरामदा की, जहां मंटो की दुनिया और नाटक की जादुई दुनिया एक साथ मिलकर आती है। हमारे साथ आज हैं राइटर डायरेक्टर शिवम शर्मा जी और इस प्ले की कुछ टैलेंटेड कास्ट। आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। शिवम जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे करेंगे, फूजा हरामदा को स्टेज पर लाने का आइडिया कहाँ से आया और मंटो की सोच को प्रेजेंट करने का विजन आपका क्या था? फूजा हरामदा कम से कम मैंने 2.5 साल पहले इसको पढ़ना शुरू किया था। जब मैंने इसको पढ़ा तो ये कहानी मुझे सिस्टम के एक व्यक्ति, जो बच्चा है जो अपनी आवाज़ रखना चाहता है पर फिर भी उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और मंटो उसका साक्षी भाव है कि एक प्रचलित समाज में, लाहौर में, अमृतसर में वो है और उस समय वो देख रहा है, और मंटो का ही वो आईना है। मंटो ही उसको अंदर से हृदय पुलकित होकर उसको देखता है और उसको गवाह बनता है। और जब मैंने इसको पढ़ा, और ये प्रोसेस हमारा कुछ 7 महीने तक चला है हमारा, और उस बीच में इसको लिखना भी हमारा एक्टर के साथ में ही हुआ है और इम्प्रोवाइजेशन भी साथ में हुआ है। सब पूरा जो भी हमारी जर्नी रही है वो सब इन बच्चों के साथ ही रही है। जितने भी कंटिन्यूटी बच्चे जो आ रहे थे, इन्होंने ही नाटक पूरा विजन दिया है। बाकी काम मेरा लिखना था, प्रैक्टिकल जो मैंने किया है इन्हीं के साथ किया है, और आज हम 7 महीने के बाद इसको नाटक पेश कर रहे हैं। और मंटो का कहना यही है कि मैं जब भी हूँ और मैं सच ही लिखूंगा और सच के सिवा मैं कुछ नहीं लिखूंगा। आप मुझे कुछ भी कहें, मुझे आप मुझे अपवाद कहें, अश्लील कहें, आप होना बंद हो जाएंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, या आप होना बंद नहीं होंगे तो मैं लिखूंगा नहीं। तो इस गवाह में भी फूजा जो है एक अपनी बात सिस्टम को रखता है, अपनी बात कहता है, और सिस्टम उसके खिलाफ है। मंटो जब आखिरी पलों में उसको देखता है और उसको एहसास करता है कि मैं ही था, जो मैं बाहर नहीं हूँ, उसके अंदर हूँ, तब वहाँ से वो लिखता है। तो मुझे वही चीज़ उसकी अच्छी लगी कि मंटो के अंदर कोई भी दीवार नहीं है, वो सब दीवारों को हटा देता है। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली लिखने की, तो मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया। इसी से जुड़ा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि मंटो का किरदार निभाते हुए आपने क्या सीखा और उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ गई है? मैं बहुत कुछ सीखा इससे, और इस नाटक के माध्यम से, उस कहानी के माध्यम से, पूजा से और डायरेक्टर से। और मंटो की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो किसी देश और किसी धर्म को मतलब विशेष नहीं मानते हैं, वो इंसान को विशेष मानते हैं कि इंसान जो है वो मेन है। कोई लकीर खींच देने से देशें और चीज़ें बट नहीं जाती हैं। उनका कहने का मेन यही है तात्पर्य कि हम धर्म के लिए एक दूसरे का खून करते हैं, धर्म के लिए खून बहाते हैं, और पाकिस्तान बना दिए, हिंदुस्तान बना दिए कितने लोग की, इस सारी चीज़ें कि उनका मेन जो मोटो है वो है कि इंसान मेन है। कोई लकीर, कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब और कोई देश मेन नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, राइटर डायरेक्टर दोनों की जिम्मेदारी निभाते हुए और इस प्ले को क्रिएट करने का सफर आपका कैसा रहा? सफर तो अभी चल रहा है, मेरे हिसाब से तो खत्म हुआ ही नहीं। वो सफर तो खत्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गाड़ी चल रही है, लोग आते जाएंगे, यात्री बदलते जाएंगे, सफर चलता जाएगा। तो मेरा सफर तो अंतिम है जब तक सांस है, और ये नाटक चलता जाएगा क्योंकि सबकी शिद्दत और मेहनत लगी है इसमें। काफ़ी संपूर्ण बच्चों ने इसमें योगदान अपना दिया है, और सफ़र लंबा है, अंतिम पल नहीं है। तो ये है। और आप सबसे मैं एक पूछना चाहूंगी कि आप सबके लिए फूजा हरामदा का हिस्सा बनना और अपने कैरेक्टर को जीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपसे शुरू करते हैं। फूजा मतलब फूजा को देखा जाए तो वो सच्चाई है जो आज के टाइम, और मतलब उस टाइम 1947 में जो बीता था, जब ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के उस टाइम के जो बंदे थे, उन्होंने भी वैसी चीज़ें सही थी। और
उसी से ही वो सिस्टम का हिस्सा बन के वो फूजा हरामदा निकला है। जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं भूमिका, भगत सिंह आज़ादी के बाद में 1931 के बाद में उनको आज़ादी हुई और फांसी के बाद में एक संपूर्ण भारत उस त्रासदी में था जहाँ पे फूजा एक बंटवारे में भूख से लड़ रहा है और उसका साक्षी बना है मंटो, जो उसको देख रहा है, जो गवाह है उसमें। फूजा की त्रासदी और नाटक का अंतिम जन्म जो होगा फूजा का, वो एक कटाक्ष है जो नाटक में लास्ट में देखने को मिलेगा। पर जो प्रस्तुति जो कर रहा है फूजा की भूख बेचैनी हराम की, वो ये पेश कर रहा है। सबसे पहले मैं इसको देखा था तो मैंने लिखना शुरू किया था, तो मैंने इसको ही सबसे पहले कास्ट किया था। तो मैंने इसको बोला था कि तुझे लेकर ही सोलो परफॉर्मेंस करूँगा, पर मेरा मन चेंज हो गया उसके बाद में तो मैंने बोला कि यार अब एक बंदा तो नहीं करेगा, अब बड़ी कास्ट करेगी। तो मेरा पहला जो लीड में जो था ये, और अपूर्व जो मेरे साथ में महारथी किया है, कर्ण की भूमिका निभाई उसने मेरे साथ में, सन 2025 किया है, बहुत होनहार बच्चा है। और उसमें कर्ण का भूमिका निभाने के बाद अब फूजा की भूमिका ये निभा रहा है। 2 फूजा है इस नाटक में, ये उसके बचपन का कैरेक्टर निभा रहा है, उसकी जवानी का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर की कास्टिंग करने के पीछे मतलब ऐसा आपको इन लोग में क्या दिखा कि आपने इनको एक फूजा का कैरेक्टर दे दिया? दिखा ये काबिल है, मेहनत कर लेते हैं बच्चे और संपूर्ण एक श्रद्धा से काम करना जानते हैं और इनको मालूम है कि हमें एक्टिंग ही करनी है। तो काफ़ी भड़क भी जाते हैं, फिर भी मालूम आता है कि एक्टिंग करनी है, फिर करने लगते हैं। नहीं, मैं ऐड करूँ तो उसका मासूम चेहरा भी काफी Yes, yes. एक वल्नरेबल चेहरा जो रहता है ना, एक सताया हुआ इंसान का, यस यस काफी अच्छा जेल हो गया उसका है और उसने निभाया भी अच्छा है। आप आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बता दीजिए। मैं एक जालिम ब्रिटिश ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदुस्तानी के मर रहे बेरहमी से, कोई फर्क नहीं। और वो ऐसा ऑफिसर है जिसने राज का सुनहरे दिन देखे, ब्रिटिश राज के, और फिर ये भी देख रहा है कि धीरे धीरे उसका सत्यानाश होने वाला है और पार्टीशन और ये जो आंदोलन की वजह से जो फ्रीडम फाइट हुआ, तहस नहस होने वाला ब्रिटिश राज, वो भी देख रहा है। तो छोटा मोटी भूमिका है। ऋतिक, आप कुछ कहना चाहेंगे आपके कैरेक्टर? मैं इस नाटक में मल्टीलेयर कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर ट्रांजिशन को समझने में और सीखने में काफ़ी मुझे हेल्प हुई इस नाटक के थ्रू, और काफ़ी मज़ा आया मुझे करने में ये नाटक। और आगे भी होप्स हो कि ये नाटक हम लोग और भी जगह पे लेकर के जाएं, बड़े बड़े स्टेज पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, शिवम सर के थ्रू, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि फूजा हरामदा एक नाटक वर्ल्ड फेमस है। आरती, आप आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं 4+ मंथ से कर रही हूँ ये, और इसमें मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स कर रही हूँ। तो इसमें बहुत सारे जो सीन्स हैं वो बहुत इंटेंस हैं, तो वो करते हुए उस समय की सिचुएशन फील होती है कि इंसान कितने दर्द में, कितने तड़प में, अपने आंखों के सामने अपनी फैमिली को जाते हुए देखना, हर एक इंसान को खोना, तो बहुत दर्द फील कर पा रही हूँ मैं इसको करके। तो आई गेस वो ऑडियंस भी फील कर पाएगी जब देखेगी। श्वेता, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं भी इस नाटक में मल्टी लेयर कैरेक्टर कर रही हूँ, और मैं इसमें मतलब बचपन से लेके बड़े तक की एक स्टोरी दिखा रही हूँ। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मेरे ऐसे हैं जो मैं 40+ एज की कैरेक्टर कर रही हूँ, और एक बचपन वाला जो 9-10 क्लास का स्टूडेंट होता है वो क्या मस्ती करता है, क्या शरारतें करता है, वो कैरेक्टर्स भी कर रही हूँ। और अंत में एक हमारा एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हम सारी मतलब बहनें, बहुत एक इंटेंस सीन है वो, मतलब मैं उसको रिवील नहीं कर सकती, एक्चुअली वो हमारा बहुत इंटेंस सीन है, बट उसकी जो गंभीरता है उसको ऐसा महसूस करने के बाद बहुत मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा ये होता है कि यार उस समय पे लड़कियों ने क्या सहा था, उनके ऊपर क्या अत्याचार हुए थे, वो मतलब आज की जनरेशन वो चीज़ें नहीं समझ सकती है, बट सर ने हमें उस चीज़ को फील कराया है बहुत गंभीरता से कि फील करो कि वो समय क्या था, उस समय पे जाओ, उसको कैसे फील करना है, वो एक स्टेप बाय स्टेप सर ने सिखाया है हम लोगों को, बहुत मेहनत की है सर ने। और
मुझे अच्छा लगा सर के साथ काम करके बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि लोगों को भी ये नाटक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि जब मुझे नाटक का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे ये नाटक करके इतना अच्छा लगा कि अभी मुझे लग रहा है कि मुझे और करना है सर के साथ, तो पब्लिक को तो और अच्छा लगने वाला है। इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, ये पूरे 32 सीन्स में आप 32 to 35 सीन्स है, इसमें से आपका सबसे पर्सनल फेवरेट सीन कौन सा है जो आपके इमोशन के साथ अटैच है और आपको करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है? आपसे शुरू करते हैं, आपने तो लिखा है। मेरे से जो सीन है सबसे आखिर में 35 नंबर सीन और 29 नंबर सीन जो मैंने लिखा है, वो मैंने बहुत ही अपने दादी के जन्म से वो जो चीज़ें सुनी थी मैंने, तो उसमें मैंने सोच के लिखा था कि दादी मेरी ये कहानियाँ मुझे सुनाती थी बचपन में, तो दोनों से मेरा ताल्लुकात है बचपन से ही। तो 2 सीन है 29 और लास्ट का 35 नंबर, जब दोनों गवाह और आत्मा आमने सामने होते हैं तो वो सीन है। आपका सबसे कौन सा फेवरेट सीन है? मेरे तो सारे ही अच्छे सीन हैं, मुझे सारे जितने भी सीन हैं सब में अच्छा लगता है करने के लिए, और मुझे फील भी आता है करने में, और मैं उस ओरा को मेंटेन करके चलता हूँ कि कोई ब्रेक ना हो बीच में वो सीन, तो मुझे सारे अच्छे लगते हैं, और मैं उस टाइम फील पे भी होता हूँ, जब वो सीन कर रहा होता हूँ उस फील में भी होता हूँ। मंटू जी आप? जी, मंटू की हर कहानियाँ समाज की आईना होती है, और ये भी कहानी जो है वो समाज का आईना ही है। इसमें सब अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन 29 और 35 वो ज़्यादा कि इम्पैक्टफुल है। अपना भी बोलना सारे मेरा क्या बोलेगा? नहीं, मैं अपना ही बोल रहा हूँ। 35 मैं बोलने वाला था, मुझे जो 35 जो है लास्ट में मंटू जो बोलता है कि मैं मंटू हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मुस्लिम नसीब, वो थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को बताता है कि हम पहले इंसान हैं बाद में कुछ। थैंक यू सो मच, आप सबने अपना वक्त दिया, अपने रिहर्सल्स में से हमें बहुत कुछ पता चला कि प्ले के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये प्ले बहुत ही पसंद आएगा, और सब लोग देखना मत भूलिएगा। 29 जुलाई को शाम 7 बजे वेदा चौबारा में ये प्ले होने वाला है। फूजा हरामदा। हरामदा।